हेलो। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके सामाजिक विज्ञान में भूगोल का पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। और इसमें से कुल 3 अंक के सवाल आएंगे, जिसमें से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और एक आपका लघुत्तरात्मक प्रश्न होगा जो 2 अंक का होगा। तो देखिए इसमें क्या क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है जैसा कि वस्तुनिष्ठ में है, अवनालिका द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन किस क्षेत्र में होता है? तो अवनालिका के द्वारा सबसे ज्यादा मृदा अपरदन चंबल के बेसिन में होता है। दूसरा आपका कि काजू की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी होती है? तो काजू की फसल लाल लेटेराइट मृदा में पाई जाती है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है आपका कि लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया? तो लेटेराइट को ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब ईंट होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है रेगूर मृदा किस मृदा को कहते हैं ना? तो रेगूर मृदा काली मृदा को कहते हैं। इसे आप कपास मृदा भी कह सकते हैं ना? तो ये सब आपको याद रखना है। अगला है आयु के आधार पर पुराना जलोढ़ किस नाम से जाना जाता है? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बागर कहते हैं ना। और जो नई जलोढ़ होती है उसे हम खादर के नाम से जानते हैं। फिर पर्वतीय क्षेत्र में तलहटी में बने क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो जो तलहटी में क्षेत्र बनता है जो नदी में, हम उसे तराई, चौ या द्वार के नाम से जानते हैं। फिर आपका अगला है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत वांछित है ना? तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी और इसमें कहा गया था कि 33% भाग पर वन होना क्या है? अनिवार्य है। मतलब टोटल 33% भाग होना चाहिए जहां पर वन अनिवार्यता होने चाहिए। फिर आपका भारत में निम्नीकृत भूमि है। निम्नीकृत भूमि कितनी है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि है ना। फिर अगला सवाल है आपका कि भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतिक भागों का प्रतिशत कितना है? तो ये है आपका कि भारत में मैदान है, मैदान सर्वाधिक है ना, मैदान 43% पे है। फिर उसके बाद आपके पर्वत आते हैं ना, पर्वत 30%, और उसके बाद आते हैं आपके पठार, जो कि पठार है 27%। तो ये आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल है ना, ये एक पुस्तक का नाम है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये किसकी पुस्तक है? तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि ये पुस्तक सुमे सर की है ना। और कई जगह ये प्रश्न आता भी है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी है? तो सुमे सर की है। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम संसाधन संरक्षण की वकालत कब और किसने की थी? तो सबसे पहले 1968 में हुई थी, क्लब ऑफ रोम ने की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर अगला सवाल है आपका कि एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि जो 1992 में रियो डी जेनेरियो में जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें एजेंडा 21 बनाया गया था। और इस एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास है ना। हमने कहा था कि हम संसाधनों का सतत पोषणीय विकास करेंगे। उसके बाद है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1992 में रियो डी जेनेरियो, जो ब्राजील का एक शहर है, वहां पर हुआ था। फिर समुद्र में कितने किलोमीटर तक पाए जाने वाले संसाधन एक राष्ट्र की संपदा होते हैं? तो 22 किलोमीटर के अंतर्गत, यानी 12 समुद्री मील के अंतर्गत जो भी संसाधन पाया जाता है वो उस देश का माना जाएगा। उससे बाहर है तो वो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे माना जाता है। फिर आपके लघुतात्मक प्रश्न है, इसमें है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत करिए। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कैसे होते हैं? जैव होते हैं और अजैव होते हैं। एक तो जैव जिसमें जीवन होता है, एक अजैव होते हैं। तो ये दोनों आपको याद करने हैं। फिर दूसरा सवाल है कि भारत में भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है? जो भूमि निम्नीकरण हो रहा है, बंजर हो रही है, उसके कारण क्या है? तो जल के कारण मृदा अपरदन होता, जल ज्यादा आ जाता है तो मृदा का अपरदन हो जाता है। एक है अत्यधिक सिंचाई करते हैं, अतिचारण करते हैं, पशुचारण, वनोन्मूलन करते हैं, वनों को काट देते हैं, मृदा लवणीय और क्षारीय होती है। फिर उद्योगों से निकले जो भी गंदे रसायन होते हैं वो पानी मिट्टी में मिल जाते हैं तो मिट्टी खराब कर देते हैं। फिर अगला है आपका भूमि निम्नीकरण के उपाय क्या क्या है ना। तो भूमि निम्नीकरण होती है तो उसको बचाने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? तो उसमें आप अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर सकते हैं, वनोन्मूलन को रोक सकते हैं, है ना। और जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं उसमें पशुचारण को आप रोक सकते हो। फिर आपके रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं।
तो इससे भी भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं और जनसंख्या वृद्धि को कम करके, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या होगी तो भूमि की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी और भूमि निम्नीकरण भी ज़्यादा होगा। अगला सवाल है, संसाधनों के अत्यधिक दोहन से होने वाली समस्याएं कौन कौन सी है ना। तो संसाधनों का अत्यधिक दोहन होगा तो समाज का जो संतुलन होता है अमीर गरीब का वो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण, भूमंडलीय तापन, है ना, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह सारी की सारी समस्याएं ये पैदा होगी। अगला है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं ना। तो मृदा अपरदन किसे कहते हैं, तो मृदा अपरदन जो मृदा का अपरदन हो जाता है ना, चाहे वो पानी के द्वारा हो, वायु के द्वारा हो, कटाव या बहाव होता है, उसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। अगला सवाल है, मृदा अपरदन को रोकने और मृदा संरक्षण को हम कैसे कर सकते हैं ना। तो इसमें बहुत ही अच्छा है कि मृदा अपरदन को आपको रोकना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए ना, पशुचारण रोकना चाहिए, जनसंख्या वृद्धि को रोकना चाहिए, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। और खेती में कई प्रकार के आपको प्रयोग करने चाहिए, जैसे ढलान वाले क्षेत्र पे खेत बनाकर, है ना, और उसमें स्ट्रीप लगाकर, बाकी सब कुछ, है ना, ये वाला आपको करना चाहिए। फिर अगला है, एजेंडा 21 क्या है। तो हमने पहले पढ़ा था एजेंडा 21 जो रियो डी जेनेरियो में 1992 में जो सम्मेलन हुआ था, उसमें हमने एक एजेंडा अपनाया था कि हम संसाधनों का बहुत ही लिमिटेड स्तर पर क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो वो है। फिर सतत पोषण विकास, वही बात है कि संसाधनों को बचा के रखना, है ना, उन्हें आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना, ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ भाई संसाधन नाम की कोई चीज होती थी, तो हमें उतना ही उपयोग करना है। तो ये आपका पहला चैप्टर है। फिर अगला चैप्टर अगले वीडियो में देखते हैं।